वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और वो भी वन लाइनर क्वेश्चंस में, जिससे कि आपका टाइम भी कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम कवर कर पाए। इसलिए याद रखिए, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। इसके साथ साथ आप कॉफ़ी या फिर नोटबुक लेकर ज़रूर बैठे, ताकि आपको कोई भी एक अच्छा भी क्वेश्चन मिल जाता है, एक भी अगर अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है तो उसे भी आपको नोट डाउन ज़रूर करना है। ठीक है, वैसे तो सारे ही अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो आपको लगता है इसे लिखना चाहिए तो उसे आप नोट डाउन भी कर सकते हो, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सके। ओके, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको नोट के साथ साथ मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जिप्सम सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? तो याद रखिए, ये हनुमानगढ़। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है तो इसे आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि जिप्सम में कौन सी तत्व मिलता है। वैसे याद रखिए, जिप्सम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कैल्शियम और सल्फर दोनों ही पाया जाता है। अब ये कितना कितना होता है? तो याद रखिए, सल्फर होता है ये 18%, कैल्शियम होता है ये 29% होता है। ठीक है, 18-29 आप डायरेक्ट याद रखिए। आपको जिप्सम का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि वायु दाब किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? एनेरॉइड बैरोमीटर। याद रखिए, एनेरॉइड बैरोमीटर या फिर बैरोमीटर, दोनों में से आपको कोई सा भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राजस्थान की जलवायु कौन सी है? यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया है कि राजस्थान की जलवायु। तो याद रखिए, राजस्थान की जो जलवायु है शुष्क जलवायु है। बीकानेर कौन सी जलवायु के अंतर्गत आता है? तो बीकानेर भी याद रखिए शुष्क जलवायु के अंतर्गत ही आता है। चावल के पौध रोपण की सही अवस्था क्या होती है? तो याद रखिए, जब इसको मतलब याद रखिए, नर्सरी में आपने तैयार कर लिया है, इसे आप ट्रांसफ़र कर रहे हो खेत में। ठीक है, इसे आप कर रहे हो खेत में ट्रांसफ़र, तो इसको कब करना चाहिए? जब याद रखिएगा कि धान का जो छोटा पौध है, ठीक है, जब पौध में याद रखिएगा 2 से 4 पत्तियाँ आ जाती है, तो उस अवस्था में क्या है, याद रखिए, इसे नर्सरी से खेत में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, सर्वाधिक पीएच मान वाली मृदा। तो याद रखिए, सर्वाधिक जो पीएच होता है वो सारी मृदा का ही होता है, क्योंकि आपने देखा है कि 0 से 14 पीएच का मान माना जाता है, जिसमें 7 से कम होता है अम्लीय, 7 से अधिक होता है क्षारीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि सल्फर की आपूर्ति किससे की जाती है? अभी हमने देखा था सबसे सस्ता उर्वरक याद रखिए जिप्सम ही है, जिसमें सल्फर और कैल्शियम दोनों की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि अधिक पानी भरने के कारण जड़ों पर प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिए, अधिक पानी भरने के कारण जड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पौधे की जड़ों में वायु गुहाकाव की कमी हो जाती है। आप ऐसे सामान्य मान लीजिए कि आपने देखा होगा मृदा में क्या होता है, याद रखिए 50% तो क्या होता है? जल होता है, 50% वायु होती है। तो अगर मान लीजिए इस मृदा में अगर जल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो वायु है वो निष्कासित हो जाएगी, मतलब बाहर निकल जाएगी। ठीक है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायु पर क्या असर होगा, तो जो वायु है याद रखिए वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला तो वो होती है अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? याद रखिए, भारत मौसम विज्ञान का जो संस्थान या फिर जो कार्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। किसी मृदा की ऊपरी सतह सूखने पर खेत में जगह जगह सफ़ेद चकते बन जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लवणीय मृदा कहा जाता है। ठीक है, लवणीय मृदा की एक खास विशेषता होती है कि जब ये लवण जमते हैं मृदा पर तो क्या होते हैं? सफ़ेद चकते चकते बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सफ़ेद चकते बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है। तो याद रखिए, जो पराबैंगनी किरणें होती है उनसे किनसे करती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस मतलब जो पराबैंगनी किरणें होती है उनसे हमारी ओजोन परत है, जिसे हम O3 डिनोट करते हैं, O3 से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें संरक्षण प्रदान करती है, मतलब प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, जो ओजोन होती है O3 जिसे डिनोट किया जाता है, ये हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। भारत में कितने प्रतिशत आबादी कृषि पर आश्रित है? तो याद रखिए 65% आश्रित है। बालू के कणों का आकार क्या होता है? तो बालू के कणों का आकार होता है 0.2 से 2 mm तक होता है। इसका आप सोर्ट याद रखिए, सबसे पहले आती है क्ले, फिर आती है सिल्ट, फिर आती है महीन बालू, उसके बाद में आती है मोटी बालू या फिर रेतीली आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका क्या होता है? क्ले का होता है 0.002 mm से भी कम होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और कई बार आपको पूछा गया है। क्ले मृदा का जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 0.002 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि बीज फ्लो टेक्निक का जो संबंध होता है वो किससे होता है? तो बिल्कुल आलू से होता है, सभी को पता है। जीवांश खाद में मुख्यतः कौन से तत्व पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अधिक क्षारीयता सहन करने वाली फसल तो होती है खजूर और चुकंदर।
अगर हम बात करेंगे याद रखिए अधिक अम्लता वाली, तो अधिक अम्लता वाली होती है चाय और चावल। क्षारीयता याद रखिए खजूर और चुकंदर होता है। अधिक अम्लता वाली चाय और चावल होता है। अधिक लवणता सहन करने वाली फसल तो जो होती है, अगर हम बात करते हैं वायु का वेग किस यंत्र से मापा जाता है, तो वो मापा जाता है एनीमोमीटर की सहायता से। अगर हम बात करते हैं मक्का की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान, तो वो होता है याद किया 29 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। अगर हम बात करते हैं साइप्रस रोटेंडस, तो साइप्रस रोटेंडस मतलब मोथा। मोथा को क्या बोला सा है? साइप्रस रोटेंडस। और याद रखिए इसका कुल क्या होता है? साइप्रेसी। क्या होता है? साइप्रेसी होता है। ऐसी भूमि जिसमें विलेय लवण व विनिमेशियल सोडियम दोनों ही अधिकता में पाई जाते हैं, ऐसी भूमि क्या कहलाती है? तो याद रखिए जिसमें जो विनिमेशियल लवण है मतलब ESP की मात्रा है, एक्सेंसिबल सोडियम परसेंटेज, या फिर जो आपकी विद्युत चालकता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, अगर दोनों ही ज़्यादा होती है तो क्या कहलाती है? लवणीय क्षारीय मृदाएं कहलाती है। अगर हम बात करते हैं अम्लीय भूमि में नाइट्रोजन युक्त कौन सा उर्वरक उपयोग करना चाहिए, तो याद रखिएगा अम्लीय भूमि की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अम्लीय भूमि में नाइट्रोजन युक्त सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं टेंसियोमीटर का प्रयोग, तो टेंसियोमीटर का प्रयोग याद रखिए मृदा नमी या मृदा तनाव को मापने के लिए किया जाता है। सूरजमुखी किस प्रकार का पौधा होता है? तो याद रखिए सूरजमुखी डे न्यूट्रल प्लांट होता है, मतलब दिवस निष्प्रभावी पौधा होता है। अगर हम बात करते हैं मृदा में जीवांश पदार्थ, तो मृदा में जीवांश पदार्थ याद रखिए केवल 5% ही होता है। खनिज पदार्थ की बात करेंगे तो याद रखिए 45% होता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे जीवांश पदार्थ, तो जीवांश पदार्थ याद रखिएगा 5% ही होता है। अम्लीय भूमि की सुधारने में याद रखिए अम्लीय भूमि, तो अम्लीय भूमि की सुधारने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आपको, ठीक है, आप सभी जानते हो इस बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। सारे क्वेश्चंस आई थिंक आपको पसंद आ रहे होंगे, तो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलना। इसके साथ साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अपने चैनल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको नोट के साथ साथ मिलते रहे, ठीक है। ये हमारा पार्ट था, मतलब कौन सा पार्ट था? थर्ड पार्ट था, एग्रोनॉमी का थर्ड पार्ट है। तो अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। लवणीय भूमि को सुधारने में प्रयोग किया जाता है, तो क्या जाता है? याद किया निक्षालन, ठीक है। लवणीय भूमि को अगर आपको सुधारना है तो जो लवण है उनको बहा देना चाहिए। अब वो फ्लडिंग से भी आप बहा सकते हो, मतलब ज़्यादा पानी देकर आप बहा सकते हो। और इन लवणों को मृदा जड़ से नीचे जाना क्या कहलाता है? निक्षालन कहलाता है, जिसे हम लीचिंग भी बोलते हैं, ठीक है। लवणीय भूमि को अगर आपको सुधारना है तो आप लीचिंग की प्रक्रिया मतलब निक्षालन प्रक्रिया का आप प्रयोग करोगे। जिस मृदा का pH मान 6.6 से 7.5 होता है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिए उसे कहा जाता है लगभग उदासीन मृदा कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति के योग को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति का योग मृदा उर्वरता कहलाता है। अगर हम बात करते हैं कोटा बूंदी किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, तो आपने देखा होगा, याद रखिए जो दक्षिणी क्षेत्र है या फिर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर मुख्यतः काली मृदा ही पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं दक्षिणी, तो दक्षिणी में लाल दोमट मृदाएं पाई जाती है, ठीक है। और पश्चिम में बात करेंगे तो शुष्क मृदाएं पाई जाती है। याद रखिएगा ग्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो याद रखिए वो राजस्थान होता है। राजस्थान में जल द्वारा सर्वाधिक कटाव कौन से जिले में होता है? तो याद रखिए जल के द्वारा जो सबसे ज़्यादा जो शरण होता है वो होता है कोटा जिले में होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोटा में याद रखिए चंबल नदी है, इस चंबल नदी के कारण सबसे ज़्यादा कटाव होता है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान में वायु द्वारा सर्वाधिक कटाव, तो जो वायु के द्वारा जो सर्वाधिक कटाव होता है वो होता है गंगानगर, हनुमानगढ़ में होता है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में अधिकतर मृदाएं कहाँ पर पाई जाती है, तो शुष्क क्षेत्रों में जो अधिकतर मृदाएं याद रखिएगा वो पाई जाती है लवणीय व क्षारीय। अगर हम बात करते हैं भौतिक रूप में मृदा कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया क्या कहलाती है, तो याद रखिए भौतिक रूप से मतलब मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थानों पर चला जाना क्या कहलाता है? मृदा शरण कहलाता है। मृदा शरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है जल शरण, एक होता है वायु शरण, ठीक है। जल शरण की अवस्था ये होती है जैसे कि सबसे पहले होता है स्प्लेश आता है, उसके बाद में सीट इरोजन आता है, स्प्लेश, सीट और रिल और गली, इसके बाद में याद रखिए रिवाइन आती है। वैसे रिवाइन आपकी चलती नहीं है, चार अवस्था ही याद रखना। इसके अलावा ट्रिपल एस से आप याद रखें वायु की शरण अवस्था ही होती है, मतलब सस्पेंशन, साल्टेशन और सरफेस स्क्रीप, सस्पेंशन, साल्टेशन और सरफेस स्क्रीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। अब जिसमें आपको पूछा गया है बारानी क्षेत्रों में जल शरण को रोकने के लिए भूमि की जुताई की जाती है, वो किस प्रकार की? तो याद रखिएगा बारानी क्षेत्रों में यहाँ पर पूछा गया है, तब उथली जुताई आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे वायु शरण का प्रकार। तो अभी हमने जाना था वायु शरण 3 प्रकार का होता है, सस्पेंशन, साल्टेशन और सरफेस स्क्रीप, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया है कि बड़े आकार के मृदा कणों का वायुसरण किस तरह का होता है। तो वो होता है सतह सवर्ण। क्यों? क्योंकि बड़े है आकार, अगर बड़े होंगे, मान लीजिए कोई मृदा के कण है आकार में बड़े है, तो वो क्या उड़ पाएंगे? नहीं उड़ पाएंगे। वो क्या करेंगे? जब वायु चलेगी तो उसके साथ वो रेंगेंगे, मतलब एक स्थान से दूसरी जगह तो जाएंगे, लेकिन वो गुड़क गुड़क के, जैसे हम बोलते हैं ना गुड़कना, ठीक है, मतलब वो पलट पलट कर या फिर जिसे हम बोलते हैं रेंग कर जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं चना और सरसों। तो चना और सरसों याद रखिए रबी की फसल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि बीजों के अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान कितना होता है। तो बीजों के अंकुरण के लिए इष्टतम जो तापमान होता है वो होता है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। अगर हम बात करते हैं जैविक खेती में फार्म को किस रूप में माना जाता है, तो जैविक खेती जब हम करते हैं तो याद रखिएगा इसे माना जाता है जैविक संगठन के रूप में। अगर हम बात करते हैं याद रखिए कौन सी खाद पूर्ण खाद होती है, तो गोबर की खाद को पूर्ण खाद के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं जैविक खादों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखिए जैविक खादों में मुख्यतः नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। अगर हम बात करें कि मूंगफली में खले में जो नाइट्रोजन होता है ये कितना होता है, तो याद रखिए कई बुकों में इसे 73 माना गया है, 7.3, और कई बुकों में याद रखिए इसे 72 भी माना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि हड्डे की चूरे, वैसे याद रखिएगा मूंगफली की जो खली होती है इसमें 7.3 होता है, और कुसुम की खली होती है याद रखिए उसमें 7.9 होता है। लेकिन कुसुम की खली वो जिसमें छिलका नहीं है, छिलका हटाने के बाद जो बचता है उसे बोला सा याद रखिए 7.9% नाइट्रोजन। वैसे छिलका सहित अगर आपको दे दे तो आप क्या बताओगे, 4.92% नाइट्रोजन पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि गोबर की खाद का प्रयोग कितने वर्षों तक रहता है। तो बिल्कुल सामान्य सी बात है, याद रखिए 2 से 3 वर्ष, 2 से 3 साल तक रहती है। लेकिन अगर आपको पूछ ले रासायनिक, तो याद रखिएगा रासायनों का जो छिड़काव किया जाता है वो मात्र या तो सीजन तक रहेगा या फिर साल भर तक रहेगा, इससे ज़्यादा वो नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन जो आप देसी खाद देते हो वो 2 से 3 साल तक चलती है आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद कौन सी खाद का एग्जाम्पल है। तो याद रखिए गोबर की खाद हुई, हरी कंपोस्ट हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, इनका क्या किया ऐसा याद रखिए ये स्थूल कार्बनिक खाद होती है। क्यों? क्योंकि इनका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया ऐसा है। इसके विपरीत अगर मैं बात करूँ कि कम मात्रा में जिनका प्रयोग किया ऐसा है, जिनसे पोषक तत्व तो अच्छी मात्रा में प्राप्त होते हैं, तो वो कौन सी है, हड्डी का चूरा हुआ, जिसे खून खाद भी बोला जाता है। ठीक है, जो कि कहाँ से प्राप्त की जाती है, जो बूछड़ खाने होते हैं वहाँ से प्राप्त किया जाता है रक्त। तो हड्डी का चूरा याद रखिएगा वैसे मुख्यतः। तो इसके बारे में बात कर रहे थे गोबर की खाद, कंपोस्ट और हरी खाद, तो याद रखिए ये स्थूल खाद का एग्जाम्पल होते हैं। अब याद रखिए ये एक क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि गोबर की खाद में अमोनिया के ह्रास को रोकने के लिए परिरक्षण पदार्थ काम में लेते हैं, तो वो लेते हैं याद रखिए जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है अमोनिया के ह्रास को रोकने के लिए। गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद कौन सी खाद है, तो याद रखिए ये होती है स्थूल खाद। अगर हम बात करेंगे एक पशु से 1 वर्ष तक गोबर की खाद तैयार करने हेतु गड्ढे का आकार कितना होना चाहिए, तो जो गड्ढे का आकार होता है याद रखिए वो रखा है 1 मीटर गहरा, 2 मीटर चौड़ा, 3 मीटर लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि एक गड्ढे से पूरी वर्ष तैयार हुई खाद खेती में देने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो होती है ट्रेंच विधि। गोबर की खाद का प्रयोग खेत में कब करना चाहिए, तो याद रखिएगा बुआई से 3 सप्ताह पहले, लगभग महीने भर पहले गोबर की खाद का प्रयोग कर देना चाहिए। ओके, तो आई थिंक आपने यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस लगभग हमने 50 से 100 क्वेश्चंस यहाँ पर कर लिए हैं। तो आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी और कुछ यहाँ पर नए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करते चलना, इसके साथ साथ यार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे ताकि आने वाले जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट है वो क्लास का बेनिफिट ले पाए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट आए वो देख पाए कि क्लास अच्छी है या फिर नहीं। अगर आपको पसंद आई है तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आई है तो बिल्कुल आप डिसलाइक कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।